हेलो एवरीवन। रॉक मैकेनिक्स में हम स्ट्रेंथ ऑफ रॉक पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने सॉइल और रॉक के बीच में कंपैरिजन किया, इन सिटू स्ट्रेसेस में के नोट की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और कुछ सॉइल मैकेनिक्स में स्ट्रेन स्ट्रेस रिलेशनशिप में जो मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंजमेंट होता है, इन कंसेप्ट्स को देखा था। तो आज हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर ऑन रॉक। रॉक की स्ट्रेंथ जब हम फाइंड आउट करते हैं तो कन्फाइनमेंट से क्या इन्फ्लुएंस आता है। तो जैसे फर्स्ट हमारा है, आज से हमारा टॉपिक चालू हो रहा है रॉक फेलियर क्राइटेरिया। ओके, रॉक फेलियर क्राइटेरिया। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर। कन्फाइनिंग प्रेशर जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे हम कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं तो रॉक की जो हमारी स्ट्रेंथ है एट फेलियर वो भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ रॉक स्ट्रेंथ ऑफ रॉक is significantly increased by increasing confining pressure। ओके, कन्फाइनिंग प्रेशर अगर हम चारों तरफ से इंक्रीज करते हैं तो रॉक की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। कन्फाइनिंग प्रेशर। ओके, तो उसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक रॉक मास है, उस रॉक मास में डिफरेंट सेट ऑफ अरेंजमेंट है, मतलब इसमें जो डिसकंटिन्यूटीज है उसका एक रैंडम पैटर्न है इस तरह से। ओके, इस तरह से डिफरेंट अरेंजमेंट है डिसकंटिन्यूटीज के। इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, डायरेक्ट डेविएटोरिक स्ट्रेसेस लगा रहे हैं, मतलब वर्टिकल स्ट्रेसेस लगा रहे हैं। हमारा कन्फाइनमेंट क्या है, ज़ीरो है। तो इस केस में रॉक की स्ट्रेंथ कौन डिफाइन करेगा, इसमें प्रेजेंट ये जॉइंट्स। रॉक किसी भी जॉइंट के अलोंग क्या हो सकता है, हमारा फेल हो सकता है। तो कौन से जॉइंट के अलोंग फेल होगा, तो हम एक अज्यूम करते हैं कि हमारी जो रॉक मास है वो इस एवरेज पैटर्न ऑफ डिसकंटिन्यूटी के अलोंग क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। ओके, अगर इसके अलोंग फेल हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो रॉक है वो क्या होगी, डायलेट करेगी। डायलेट इन सेंस जैसे ये हमारा सैंपल था और वो इस डिसकंटिन्यूटी के अलग फेल कर रहा है, राइट। यहाँ पे जैसे जैसे हम स्ट्रेसेस इंक्रीज करेंगे तो रॉक मास का ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड करेगा, स्लाइड करके shear मोबिलाइज करेगा, राइट। तो shear मोबिलाइज कैसे करेगा, यहाँ पे ये इस तरह से डायलेट कर जाएगा, राइट, जैसे जैसे हम स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से इस प्लेन के अबाउट shear मोबिलाइजेशन के कारण इसकी स्ट्रेंथ क्या हुई, उसकी इंटैक्ट स्ट्रेंथ से थोड़ी कम आएगी। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, हमारा एवरेज प्लेन ऑफ फेलियर। एवरेज प्लेन ऑफ फेलियर। यहाँ पे इसके वर्टिकल में कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ये क्रैक्स उसके नॉर्मल डायरेक्शन में क्रिएट होंगे, राइट। तो इस केस में अगर कन्फाइनमेंट अगर हम करते हैं, कन्फाइनमेंट अगर करते हैं इस रॉक मास का, क्या करते हैं हम, अगर कन्फाइनमेंट करते हैं तो ये इस तरह से ब्रिटलनेस में फेल नहीं करता। ओके, ब्रिटल में फेल नहीं करता, और क्या होता है इसमें कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशंस तो आते हैं, पर उसकी अब स्ट्रेंथ हमारी क्या रहती, कुछ रिजर्व स्ट्रेंथ हमेशा उसमें रहती। अब यहाँ पे जैसे ये स्लाइड में मोबिलाइज हुआ तो अब ये इस लोड को भी बियर करने की कैपेसिटी नहीं रखता है और हमारा रॉक कंप्लीट फेलियर की टेंडेंसी में आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम कन्फाइनमेंट इंक्रीज करते जाते हैं तो रॉक मास में क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होती ही है, उसके साथ साथ क्या होता है कि रॉक की जो मतलब रिजर्व स्ट्रेंथ है वो भी हमारी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। तो जैसे इसी केस में अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको मैं सिग्मा लगा रहा हूँ और यहाँ पे कन्फाइनिंग प्रेशर को मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, तो सिग्मा माइनस पी वर्सेस यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सियल स्ट्रेंथ है। ओके, स्ट्रेन है, एक्सियल स्ट्रेन।
तो इनिशियली यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे मैं सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा तो कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस हमारे क्या है, कम है या फिर ज़ीरो है। तो ये एक वैल्यू को अचीव करेगा, देन इस एवरेज प्लेन ऑफ फेलियर के अलोंग क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा, और स्लाइड करते ही ये इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पे हमें पीक स्ट्रेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया P1। ओके, P1 माना कि ये हमारा लग रहा है। इस कन्फाइनिंग प्रेशर के कारण क्या होगा, कन्फाइनमेंट के कारण उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के कारण यहाँ पे अगर P0 है तो यहाँ पे कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीज करने के कारण इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। उसके साथ ही जो ये यहाँ पे ब्रिटल फेलियर शो कर रहा है, मतलब उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ, रिजर्व स्ट्रेंथ ग्रेजुअली और इंस्टेंटली डिक्रीज करिए, उसकी जगह पे यहाँ पे जो स्लोप होगा आफ्टर पीक वो थोड़ा स्लांट होगा, मतलब इसका जो स्लोप है ये थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे ये P2, फिर फर्दर मैंने कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीज किया P2, सॉरी यहाँ पे ये P1 है, P2 तक, वेयर P2 इज ग्रेटर देन व्हाट, P1। तो यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी और रिजर्व स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। ओके, फिर एक लेवल तक जब P4 तक मैंने अचीव कर लिया तो उसके बाद इसका कर्व किस तरह से बन जाएगा, रिजर्व स्ट्रेंथ के साथ ये इस तरह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करता है। यहाँ पे हमारा रॉक मास किस तरह से शो कर रहा है, ब्रिटल। ये कैसा शो कर रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब डक्टाइल। ओके, यहाँ पे ये डक्टाइल की तरह शो कर रहा है। तो मतलब एक ही रॉक मास कन्फाइनमेंट को इंक्रीज करने के कारण क्या हुआ कि उसमें वो ब्रिटलनेस है, डक्टाइल फेलियर की तरफ मूव कर रहा है। ओके, विद इंक्रीज इन, यहाँ पे लिख सकते हैं विद इंक्रीज इन कन्फाइनमेंट ऑफ rock mass, the failure transition occur, failure transition occur from brittle to what, ductile, brittle to ductile, यहाँ पे फेलियर ट्रांजिशन होता है। ये एक मोगी करके साइंटिस्ट है इन 1965, उन्होंने एक लिमिट दी है कि जब हमारा कन्फाइनिंग सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का जो डिफरेंस है इज अप टू 3.4 ऑफ सिग्मा 3, तो यहाँ पे इतने स्ट्रेसेस पे क्या होगा, हमारा रॉक डक्टाइल बिहेव करेगा। ओके, यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 3 क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 3 हमारे क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ओके, देन आफ्टर इसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने इसमें कुछ मॉडिफाई करके मतलब एक रिलेशनशिप निकाला, सिग्मा 1 इज 3 to 5 टाइम्स ऑफ सिग्मा 3 पे हमारा रॉक मास क्या होता है, डक्टाइल बिहेव करता है। तो कितनी मतलब स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है ये हमें कैसे पता चलेगा, जैसे जैसे हम कन्फाइनिंग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उस कन्फाइनिंग प्रेशर का डिफरेंस जो होता है उसके 10 टाइम्स हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, उसमें इंक्रीज होती है। मतलब जैसे यहाँ पे कन्फाइनिंग प्रेशर और स्ट्रेंथ इन रॉक। ओके, स्ट्रेंथ इन रॉक, इनिशियल हमारी कन्फाइनिंग प्रेशर हमने 0 माना, फिर यहाँ पे मैंने क्या माना, P1 माना, स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज होगी, P1 माइनस 0 के 10 टाइम्स। ओके, फिर अगर मैंने P2 माना तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज होगी मेरी, P2 माइनस P1 के 10 टाइम्स स्ट्रेंथ इन रॉक व्हाट, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फिर अगर P3 के 10 गुना के लगभग P3 माइनस P2, और स्ट्रेंथ इसमें क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस तरह से कन्फाइनिंग प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये होता है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर। हम जो रॉक की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं वो दो केसेस में फाइंड आउट करते हैं, विद कन्फाइनमेंट और विदाउट कन्फाइनमेंट। तो हम स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट है
इन अनकन्फाइंड कंडीशन, अनकन्फाइंड कंडीशन, इन कन्फाइंड कंडीशन, कन्फाइंड कंडीशन। अनकन्फाइंड कंडीशन में हम जनरली किसका वेरियस डिफरेंट क्राइटेरियाज को स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारा है रामामूर्ति स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, सिंह एंड राव स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, इन्होंने डिफरेंट स्ट्रेंथ डिराइव की है। ओके, देन आफ्टर हमारा है बार्टन्स मेथोडोलॉजी, बार्टन्स मेथोडोलॉजी और भी है, कोटाली लिखे हैं, ठीक है ना। कन्फाइंड कंडीशन में मेनली पढ़ेंगे हुक एंड ब्राउन क्राइटेरिया, हुक एंड ब्राउन क्राइटेरिया, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे पैराबोलिक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। वर्क स्कोप होगा। तो अगली क्लास में हम सॉइल मैकेनिक के बेसिक कंसेप्ट, जैसे हमारा कौन सा था मोर फेलियर क्राइटेरिया या मोर फेलियर थ्योरी, वहाँ से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।